गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग शुरू करते हैं जो छूटा था, जहाँ से छोड़े थे वहीं। तो दर्पण हम लोग देख रहे हैं फरवरी से दिसंबर, उसका भी राष्ट्रीय। तो इसके बाद में 23 तक हुआ था हमारा न्यूज़। 24 है अस्त्र मार्क 1। ये क्या है? ये एक है मिसाइल। जब आप मिसाइल पढ़ते हैं तो मिसाइल कौन सी है? तो मिसाइल है एयर टू एयर। एयर टू एयर मतलब हवा से हवा में मार करने में सक्षम। मतलब कोई एयरक्राफ्ट है हमारा, फाइटर एयरक्राफ्ट, जैसे कि मान लीजिए सुखोई है, तो वहां से लॉन्च करेंगे हम, और किसी जो एरियल टारगेट होगा, दूसरा जो चाहे ड्रोन हो या हवा में जो भी कोई टारगेट हो, उसको हम मार सकते हैं। तो मिसाइल हमारी कौन सी एयर टू एयर है? ये बीवी राम प्रकार की मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, फुल फॉर्म क्या है? बियॉन्ड विजिबल रेंज मतलब हमारे जो विजिबल रेंज होती है उसके परे, उससे दूर, एयर टू एयर मिसाइल। और जब भी मिसाइल कोई न्यूज में आती है, इसका मतलब उसका टेस्ट हुआ है। तो इसका भी टेस्टिंग हुआ है। इसकी दूसरी बात क्या है? स्वदेशी मिसाइल है। हम लगभग मिसाइलें घर में ही बना रहे हैं, एटलीस्ट स्वदेशी भी है। और कोई भी मिसाइल होती है तो बनाने का काम एक ही संस्था करती है, नाम है DRDO। टेस्टिंग कहाँ होती है मिसाइल की? इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर। ये डेटा एकदम एग्जैक्टली याद ही रखिए, क्योंकि हर बार वही डेटा आता है। इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में। और चांदीपुर कहाँ स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा में। तो ये आपको एकदम एग्जैक्टली याद रखना है। इस मिसाइल की जो रेंज है, रेंज का मतलब मारक क्षमता है, तो 100 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता है इसकी, 100 किलोमीटर प्लस की। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अस्त्र मार्क 3। ये वर्जन होते हैं। जब मार्क 3 लिखा होता है कहीं पर, जैसे तेजस मार्क 1, मार्क 2, तो ये वर्जन होते हैं। अस्त्र मार्क 3 ये भी मिसाइल है। इसका नया नाम रखा है इन्होंने। नाम क्या है नया? अस्त्र मार्क 3 कहो या गांडीव कहो। गांडीव किसके नाम पर रखा गया है? हमारे जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं अर्जुन, महाभारत में, तो उनका धनुष का नाम है। अर्जुन के धनुष का नाम है गांडीव, उसी के नाम पर रखा गया है। और मिसाइल है ही, ये आप जानते ही हैं, अस्त्र मार्क 3। एयर टू एयर मिसाइल है, जैसे मार्क 1 एयर टू एयर है, वैसे ये भी हो जाएगी एयर टू एयर मिसाइल, AA। डेवलप्ड बाय DRDO। ये सब कॉमन है जो आपको याद ही रखना है। हर जगह मिसाइल आएगी तो वही चर्चा होनी है। नेक्स्ट है अश्विनी। अश्विनी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, देवता होते थे। फिलहाल यहाँ पर न्यूज क्या है? अश्विनी क्या है? एक रडार है। रडार का एक फुल फॉर्म भी होता है, एक कैप्स में लिखना आप लोग, R कैपिटल, A कैपिटल, D और AR सारा कैपिटल में। फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म होगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा फुल फॉर्म में रेडियो, इसका मतलब इसमें रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो तरंगों का यूज करते हैं। इसका उपयोग किस में करते हैं? डिटेक्शन में। तो डिटेक्शन में क्या पता लगाते हैं? जैसे कोई एरियल थ्रेट है, हवा में आने वाला कोई थ्रेट है, तो उसकी किस दिशा में आ रहा है, किस दिशा से आ रहा है, कितनी दूरी पर है, और कितनी गति से आ रहा है, इसका पता लग जाता है रडार से।
रेंजिंग का मतलब होता है दूरी, डिस्टेंस। तो ये काम कैसे करता है, जो रडार होता है ये कुछ ऐसा होता है रडार का सिस्टम। तो ये रडार यहाँ से कुछ जो रेडियो वेव्स होता है उसको ट्रांसमिट करता है। एरियल थ्रेट मान लीजिए कि मिसाइल है, तो यहाँ से जाएगा, इससे टकराएंगी किरणें, रेडियो वेव्स, और फिर ये वापस आती हैं। और तो यहाँ होता है रिसीवर, ये ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट कर रहा था वो ट्रांसमीटर होता है। तो ये रेडियो वेव्स वापस आएंगी, इन्हीं के एनालिसिस करेगा और उसके आधार पर पता लगाते हैं कि किस दिशा से आ रही है। तो जिधर से वापस आई इसका मतलब थ्रेड उधर से आ रहा है। दूरी का अनुमान डिस्टेंस वाला जो फार्मूला है उससे लगा कर निकाल लेते हैं। तो ये 3 चीजों का अनुमान इससे लगाया जाता है। और अश्विनी के बारे में क्या है, अश्विनी तो होगा रडार हो गया, इसको BEL से खरीदेंगे, BEL से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये कोई जो भी मिसाइल्स होती हैं, जो रडार होते हैं, उसका विकास DRDO ही करता है, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर का PSU है। नेक्स्ट 25 के बाद 26 होना चाहिए था इसको, इट शुड बी 26। नेक्स्ट है 27, NASM SR। ये क्या है, ये भी मिसाइल है। फुल फॉर्म क्या है, नेवल एंटीशिप मिसाइल। नेवल एंटीशिप मिसाइल। SR फॉर शॉर्ट रेंज, लघु दूरी की। मतलब एंटीशिप का मतलब शिप को, जहाज को नष्ट करने वाली। तो ये मिसाइल शिप को नष्ट करने के लिए। नेवल मतलब नौसेना से जुड़ा हुआ शब्द है, जो समुद्री, नेवल शब्द है समुद्र से जुड़ा हुआ है, नौवहन से। तो वहां पर जो जहाज होते हैं दुश्मनों के, उनको नष्ट करने के लिए मिसाइल है। इसकी टेस्टिंग कहाँ हुई, डेवलपमेंट कहाँ हुआ, टेस्टिंग कोई पूछेगा। अब हम पूरा नाम लिखेंगे, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर। ITR विकास, विकास वही करता है DRDO। इसका एक फीचर, स्पेसिफिक फीचर क्या है इसमें, मैन इन लूप, ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। मतलब इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी पायलट इसका लक्ष्य बदल सकता है। पायलट ह्यूमन ही होता है, मैन होता है, इसीलिए इसके लक्ष्य को चेंज कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है मैन इन लूप मिसाइल है। तो किसी भी, जो भी मिसाइल्स होती हैं, जैसे कि एयर टू एयर मिसाइल है, तो एयरक्राफ्ट में लगाई जाती है, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट है, जैसे MiG-29 है जो रिटायर हो रहा है, या सुखोई 30 है, या हमने जो फ्रांस से खरीदा है, क्या नाम, रफाल, वो है। तो इन पर मिसाइल्स लगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्या है, टैंक इंजन। टैंक के इंजन को अपग्रेड करेंगे। मुझे नहीं लगता कि टैंक के इंजन का अपग्रेडेशन का आएगा, बट हमारे पास टैंक कौन से हैं वो पता होना चाहिए। तो भारत के पास जो टैंक है, एक तो टैंक 72 T-72 है, और दूसरा है T-90। ये दो टैंक हैं, इन्हीं के इंजन को अपग्रेड करेंगे।
इन दोनों के इंजन को अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेड मतलब उन्नत करना। और इंजन कहाँ से लेंगे फिर? ये हम रसिया से खरीदेंगे। याद होगा आपको, अभी एक दुर्घटना हो गई है तेजस की, दुबई शो में। तो उसमें भी जो इंजन लगा होता है, हमारा जो तेजस है, तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट जो हम खुद बना रहे हैं, इसमें भी जो इंजन है वो हमारा नहीं है। इंजन हम क्या करते हैं, खरीदते हैं बाहर से। कहाँ से? ये इंजन हमने अमेरिका से खरीदा है, अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, इससे। ये आप अलग नोट कर लेंगे। अब जैसे ये टैंक है, इसके इंजन को अपग्रेड कर दिया जाएगा तो क्या फायदा होगा? इसकी गतिशीलता बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, तो भारत की क्षमता बढ़ेगी, नौवहन आक्रामक क्षमता बढ़ जाएगी इससे। नेक्स्ट है गौरव। गौरव कौन है? गौरव एक बॉम्ब है। बॉम्ब है, लेकिन कौन सा बॉम्ब है? लॉन्ग रेंज का, लंबी दूरी का। और ग्लाइड बॉम्ब है। दो फीचर इसके याद रखने हैं, इसी से आप टिक कर पाएंगे आराम से। ग्लाइड का मतलब होता है खिसकते हुए, स्लाइड करते हुए, ग्लाइड बॉम्ब है। रेंज कितनी है लॉन्ग रेंज में इसकी? तो रेंज है इसकी 100 किलोमीटर तक। तो ये काम कैसे करेगा गौरव जो बॉम्ब है? तो कोई एयरक्राफ्ट जैसे सुखोई है, तो उसी में ये लगा होता है। तो जैसे मान कर चलते हैं कि ये अगर एयरक्राफ्ट है, मान लीजिए आप लोग ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटा सा लगा होता है, ऐसे ये लगा होगा बॉम्ब। और जब ये एयर में उड़ रहा होगा तो फिर इसको ड्रॉप करेगा। तो इसकी जो स्पीड होगी एयरक्राफ्ट की, उसी स्पीड से इसको भी जब ड्रॉप होगा तो उतनी स्पीड से बढ़ता हुआ जाएगा और टारगेट को हिट करेगा। ये है इसका फीचर, इसीलिए इसको ग्लाइड बोलते हैं। तो ये जो बॉम्ब है, ये हो गया आपका, ये है गौरव। तो ग्लाइड करेगा, तो जब ये जाएगा तो इसका नेविगेशन सिस्टम भी तो होना चाहिए। नौवहन मतलब नेविगेशन, नौवहन का मतलब नेविगेशन, कैसे किस रास्ते से जाएगा, किसको हिट करना है। तो इसके लिए जीपीएस का इस्तेमाल करता है, हम लोग जो यूज करते हैं जीपीएस प्लस आईएनएस सिस्टम होता है। ये कौन सा सिस्टम है? इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये दोनों नाम याद रखेंगे, क्योंकि जब नेविगेशन का मामला आता है तो यही दो सिस्टम काम करते हैं, लगाए जाते हैं, चाहे मिसाइल में हो या बाकी चीजों में। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? उत्तराखंड में रोपवे बनाए गए हैं। दो रोपवे। रोपवे आप लोग जानते होंगे, रोप मतलब होता है रस्सा। तो उसी रस्से के थ्रू जो है उसी में डब्बा लटकाए जाते हैं, जैसे कभी बनारस में किया गया, अपने यहाँ मिर्जापुर में भी है। तो उत्तराखंड में दो रोपवे बनाए गए हैं, एक केदारनाथ में, केदारनाथ में जो बनाया गया है सोनप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग से है। कहाँ से स्टार्ट किया गया? सोनप्रयाग से बना हुआ है। और दूसरा है हेमकुंड साहिब में। हेमकुंड साहिब में 12 किलोमीटर का लगभग है ये। देखिए, रोपवे वहाँ ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जैसे ये मान लीजिए कि कोई पर्वतीय क्षेत्र है, अब ये पूरा जंगलों से भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से रास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में क्या करते हैं, हम यहाँ से एक रस्सा खींच देते हैं, मजबूत रस्सा।
रस्सा किसका बना होगा? स्वाभाविक सी बात है, स्टील का बना होता है। और इस रस्से में बांध दिया जाता है डब्बे, इसमें जो है फिक्स कर दिया गया और इसके नीचे डब्बा बना दिया गया, ये लटका हुआ है। इसी डब्बे में हम बैठ जाते हैं, 2 लोग 4 लोग बैठते हैं इसमें, 2 4 6, ज़्यादा लोग नहीं होते, 4 6 लोग। तो ऐसे कई सारे डब्बे होते हैं। फिर ये रस्सा खींचा जाता है इधर से और ये लोग इधर मूव करते हैं। इस तरह से इसमें गमन होता है। तो फायदा क्या होता है कि एक तो परिवहन तीव्र हो गया, यहाँ से जाओगे तो बहुत मुश्किल है, तो जल्दी से पहुंच जाएंगे, मोबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर्यटन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है? 31, एक उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये न्यूज में क्यों है? इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, 58वां टाइगर रिजर्व। लोकेशन क्या है इसकी? कहाँ लोकेटेड है? एमपी में। इससे पहले हमने 2 टाइगर रिजर्व पढ़े हैं, एक कौन सा? रातापानी टाइगर रिजर्व और दूसरा गुरु घासीदास दामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। 2 हमने पढ़े हैं जो इसी वर्ष घोषित हुए। घोषित किया गया है टाइगर रिजर्व कौन से एक्ट के तहत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। नाइनटीन 72 का है, ये पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश में ये हो गया। इसके अलावा कौन से टाइगर रिजर्व है एमपी में? तो कुछ नाम तो हमें एटलीस्ट पते हों जो मैचिंग के समय काम आए। जैसे एमपी में है माधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, अगर टाइगर रिजर्व लगा लेंगे, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और अभी रातापानी घोषित हुआ जो हमने पढ़ा, और संजय धुबरी। ये मैचिंग में आते हैं, तो याद रखें कम से कम यहाँ कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा और रातापानी, ये तो बहुत जरूरी है कम से कम। नेक्स्ट 32, तवास से एक विध्वंसक पोत है। जो तवास से नाम रखा गया है, ये पौराणिक कथा आप लोग जानते होंगे, भीम। तो भीम की गदा का नाम था तवास, उसी के नाम पर रखा गया है इसका नाम। तो ये पोत है, स्वाभाविक सी बात है, तो स्टील्थ फ्रिगेट है। फ्रिगेट क्या होते हैं हमने चर्चा की थी, ये ऑफेंसिव होते, ये डिफेंसिव होते हैं, स्टील्थ फ्रिगेट है। और इसमें कुछ जो भी ये फ्रिगेट्स होते हैं या पोत होते हैं, उसमें मिसाइल्स लगी होती हैं जिससे वो अपनी रक्षा करते हैं और आक्रमण भी करते हैं। तो इसी में ब्रह्मोस मिसाइल या हमने जो पढ़ी अस्त्र मार्क 1, ये उसमें लगी होती हैं, तब जाके ये पावरफुल बनता है। तो ये विध्वंसक पोत है, इसको अभी जलावतरण किया गया है। जलावतरण। नेक्स्ट क्या है? स्पेडेक्स मिशन, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। स्पेडेक्स मिशन के बारे में वंस अगेन डॉकिंग और अनडॉकिंग ही होती है इसमें। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये जो हमने किया था, लॉन्च किया गया था दिसंबर में, उसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग दोनों किए गए हैं।
दोनों क्या हुए, सफल रहे। डॉकिंग प्लस अनडॉकिंग, दोनों सफल। डॉकिंग क्या होता है, दो शब्दों में याद रखना है बस, दो सैटेलाइट को जोड़ना। और अनडॉकिंग अलग करना। ये हो गया डॉकिंग और अनडॉकिंग। ये दोनों प्रक्रियाएं कहाँ होंगी, स्पेस में, अंतरिक्ष में। नेक्स्ट नेक्स्ट है इसरो द्वारा 393 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण। तो ये हमने कब से कब तक का है, 10 सालों का है। तो सबसे ज्यादा हमने किस देश से किए हैं, सबसे ज्यादा प्रक्षेपण किस देश के उपग्रहों को किया गया है, सबसे ज्यादा हमने अमेरिका के उपग्रह लॉन्च किए हैं। फिर दूसरे नंबर पर यूके है, तीसरे नंबर पर सिंगापुर है। 232, 83 और 19, ये 10 साल के डेटा है, 2015 से 24 तक का। तो इसका जो फायदा हमें मिलता है, जब हम किसी विदेशी देश के जो उपग्रह लॉन्च करते हैं, तो उसका लाभ हमें कैसे मिलता है, क्योंकि हमें मिलेगा पैसा। पैसा मिलता है तो विदेशी मुद्रा में, जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स। और फॉरेक्स बढ़ता है तो हमारा फॉरेक्स देश का बढ़ेगा, हमारी मुद्रा मजबूत होती है। और प्लस हमारी जो सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेबिलिटी है, क्षमता है, उसमें वृद्धि होती है और रिलायबिलिटी होती है, विश्वसनीय बन जाती है कि भाई हम एक ही बार में लॉन्च कर देते हैं। तो भारत के पास बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे पास क्या है, अलग अलग लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, 4-5 प्रकार के तो एटलीस्ट हैं ही, जिसमें 2 या 3 फंक्शनल कर रहे हैं, जैसे PSLV है, GSLV है, RLV की हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 35। नेक्स्ट है पहलगांव हमला। तो जम्मू कश्मीर में पहलगांव हमला हुआ था मई में। पहलगांव में एक घाटी है, बैसरन घाटी। तो हो सकता है आपसे लोकेशन पूछा जाए, तो पहलगांव में बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था, जिसके आतंकी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। तो जब हमला हुआ, इस हमले के बाद, इस हमले में लगभग 25 लोग मारे गए थे, दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इसके विरोध में हमने चलाया था एक ऑपरेशन, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। हमारी सेना ने चलाया, कहाँ, पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जहां पर आतंकी रहते थे, जहां उनका ठिकाना था, उसको हमने नष्ट किया। प्लस एक काम और इसमें हुआ था, सिंधु नदी को लेकर के। सिंधु नदी जल समझौता, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये क्या था, ये हमने स्थगित कर दिया। ये 1960 का समझौता है, हमने इसको स्थगित कर दिया, भारत ने इसको स्थगित कर दिया। स्थगति नहीं होगा, स्थगित कर दिया गया। ये क्या था, ये समझौता 2 देशों के बीच हुआ। दो देश कौन से थे, एक तरफ है भारत और दूसरी तरफ है पाकिस्तान। कब हुआ था, ये तो आप लोग जानते हैं, 1960 में। और इस पर हस्ताक्षर किया था पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने, भारत की तरफ से नेहरू जी थे, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, 1960 में हुआ था।
समझौता। तो हुआ क्या इस समझौते के तहत, जो सिंध नदी का जो जल था उसका बंटवारा किया गया था। कभी कभी यही पूछा जाता है कि इंडस वाटर ट्रीटी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। तो आपसे कई तरह से पूछा जाता है कि समझौता कब हुआ, 1960 में। मध्यस्थता इसमें कौन कर रहा था, ये भी आता है क्वेश्चन। तो मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक, इसमें जो बंटवारा हुआ था वो कैसे हुआ था, तो सिंधु नदी तंत्र, हम लोग आपने पढ़ा होगा भूगोल में। तो इसकी 6 नदियां हैं, तो 3 हमको मिली थी जो पूर्वी नदियां थी, और इनको 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। तो 3 पूर्वी नदियां हमको मिली थी, 3 पश्चिमी नदियां इनको मिली थी। तो हमको कौन कौन सी मिली, तो पूरब से गिनेंगे सारी समझ में आ जाएंगी। सतलुज, ब्यास और रावी, ये 3 हमको मिली थी। और इनको मिली थी सिंधु नदी, झेलम और चिनाब। मिली का मतलब ये हुआ कि इन नदियों का जल का प्रयोग ये पाकिस्तान करेगा, और इन 3 नदियों के जल का प्रयोग का अधिकार भारत को दिया गया था। अब इनका प्रयोग कैसे हो सकता है, जैसे भारत यहाँ पर सिंचाई कर सकता है, मतलब नहर निकाली उससे सिंचाई कर रहे हैं, या हमने कोई बांध बना लिया, डैम, तो विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भारत को तो एक्सक्लूसिव राइट मिला सतलज 3 नदियों पर, भारत जो चाहे कर सकता है। लेकिन ये जो 3 नदियां थी जो पाकिस्तान को मिली, चूंकि भारत से गुजरती हैं, तो इस पर कुछ अधिकार भारत को और दिए गए थे। जैसे यहाँ पर भारत को अधिकार क्या है, कुछ थोड़े बहुत दिए गए थे भारत के क्षेत्र में, कि यहाँ पर गैर उपभोग हेतु, गैर उपभोग प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये कि इसके जल का प्रयोग करना है, लेकिन हमें कंज्यूम नहीं करना है। कंज्यूम मतलब उसको पी नहीं जाना है पानी को, मतलब पानी को डाइवर्ट नहीं करना। पीने से तात्पर्य क्या है, डाइवर्ट नहीं करना। मतलब 20 लीटर पानी अगर चला 20 क्यूसेक, तो पूरा जाना चाहिए नीचे तक। तो हम उपयोग कैसे करेंगे इसका, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर छोटे छोटे बांध बना सकते हैं, छोटे छोटे बांध। ये बांध भी कैसे होंगे, रन ऑफ रिवर वाले होंगे, मतलब बहते हुए जल से डैम, जल में डैम बनाएंगे और उससे हम जल विद्युत उत्पादन करेंगे। और यहाँ पर सिंचाई कार्य के लिए उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सिंचाई वहां पर इतना ज्यादा डेवलप नहीं है, सो उतना उसका स्कोप नहीं है। इसी वजह से हमने कई जो है यहाँ पर डैम बनाए, जैसे कि चिनाब नदी को हम देखते हैं तो कई डैम बने हुए हैं, जैसे सलाल है, दुलहस्ती है, और झेलम नदी पर जैसे किशनगंगा परियोजना है। तो ये सब भारत ने बनाई है इसी आधार पर, किशनगंगा। और बगलिहार है, ये मैचिंग का आता है, सो याद रखेंगे। ये सब चिनाब नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट 36, वक्फ संशोधन कानून। तो वक्फ कानून 1995 में संशोधन हुआ है। तो इस पहले तो इसका नाम बदल दिया गया,
क्या किया गया, नाम बदला गया। तो नया नाम क्या हो गया है, उम्मीद एक्ट, UMEED एक्ट 1955। जब कोई अमेंडमेंट आता है, जैसे इसमें संशोधन आया है, तो संशोधन 2025 का होता है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। कोई अगर आपको बताता है तो जो वक्फ कानून 1995 है, मुख्य कानून है, उसमें संशोधन के लिए लाया गया था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। ये आया था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। ये अमेंडमेंट एक्ट है। इसके माध्यम से, इस वाले के माध्यम से 1995 वाले में संशोधन किया गया है। ठीक है, संशोधन करके 1995 वाले का जो नाम था वही बदल दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं। पहले तो हमें इसका जो फुल फॉर्म है वो देख लेते हैं क्या है। फुल फॉर्म है यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी, EFFICIENCY डेवलपमेंट एक्ट। उन्नीस सौ पंचानवे, ये हो गया इसका नाम। अच्छा, पहले वक्फ क्या होता है हमें ये पता हो तो ज्यादा समझ में आएगा। वक्फ क्या है? वक्फ एक इस्लामिक व्यवस्था है, इस्लामिक व्यवस्था है जिसमें या जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को, अपनी संपत्ति का दान करता है। कर सकता है, जैसे हम लोग में दान की व्यवस्था है, सेम व्यवस्था वहां पर वक्फ की व्यवस्था है। ठीक है, ये लेकिन यहाँ कुछ इसके विशेष गुण हैं। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति दान कर सकता है। गुण क्या होंगे इसमें? एक बार दान कर दिया गया, एक बार दान करने को बोलते हैं वक्फ क्रिएट करना। एक बार वक्फ को दिया तो वापस नहीं ले सकते, इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। जब व्यक्ति दान करता है तो किसको दान करता है? यहाँ पर गॉड को दान करता है। ये संपत्ति किसको दान होती है? अल्लाह को। ठीक, और इसका उपयोग कैसे होगा? जो सामाजिक और धार्मिक कार्य हैं उसमें उपयोग किया जाएगा, सामाजिक धार्मिक कार्यों में उपयोग की जाएगी, कार्यों में उपयोग किया जाएगा इस संपत्ति का, या इस संपत्ति से प्राप्त होने वाली आय का। अब देखिए, अपनी संपत्ति कोई कौन कौन संपत्ति होती, चाहे चल हो या अचल संपत्ति, दोनों। चल अचल से तात्पर्य क्या है? जो चलती है, जैसे कि कार। अचल जैसे कि लैंड। तो यहाँ पर दान कर सकते हैं आप भूमि, बाकी भी चाहे तो कैश दे दीजिए, सब कुछ कर सकते हैं इसमें। तो इसका उपयोग किया जाएगा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में। ये हो गया वक्फ। अब इसके बारे में समझते हैं एक एक प्रावधान। तो इसमें प्रावधान क्या किए गए हैं मुख्य? अच्छा, जो संपत्ति जब वक्फ कोई दान करता है तो किसको दान करेगा? जो वक्फ होती है इसके लिए बोर्ड बना हुआ है उसको दान करता है। कोई व्यक्ति इस्लामिक व्यक्ति है जो इस्लाम धर्म का पालन करता है, तो उस संपत्ति की जो रखवाली करता है, जैसे नोट में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, वक्फ संपत्ति जो आपने दान की है किसी व्यक्ति ने, की जो रखवाली करता है, जो केयर टेकर होता है उसका, कोई तो केयर टेकर होगा ना,
या जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं मुतवल्ली। मुतवल्ली, मुतवल्ली या मुतवली हो सकता है, ऐसे भी मिले तो कुछ भी घबराना नहीं है। तो उसका जो मैनेजर होता है उसको बोलते हैं मुतवली। तो प्रावधान क्या किया गया था कि दान वाली जो संपत्ति है, मतलब जो वक्फ संपत्ति है, इसका अब होगा पंजीकरण। अभी तक नहीं होता था पंजीकरण, वो भी ऑल इंडिया स्तर पर। ऑल इंडिया स्तर पर कैसे? एक ऑनलाइन वेब पोर्टल बनाई गई है, वेबसाइट है, उसी पर करना होगा सबको। दूसरा, जो दान दाता है, अभी तक था कोई भी दान कर रहा था, अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कम से कम 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो, वही व्यक्ति दान कर सकता है। प्लस संपत्ति का मालिक हो, संपत्ति का मालिक भी हो, कोई भी व्यक्ति कर रहा है। होता क्या था, इसमें एक क्लॉज था, वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय, ये कर दिया गया खत्म। ये होता क्या था कि कोई जैसे संपत्ति है, मान लीजिए कि ये लैंड है और कोई इसका 20-22 साल या 50 साल से यूज कर रहा है, इसके नाम पर नहीं है, बस यूज कर रहा है, और इसने क्या किया, इसको दान दे दिया वक्फ को, या वक्फ इसका बना दिया, इसको वक्फ बना दिया गया। तो ये संपत्ति का मालिक तो नहीं था मिस्टर ए, लेकिन दान दे दिया। तो ये नहीं होगा आपकी 20 साल से आप यूज कर रहे हैं, दान दे दिया। अब तभी दान कर पाएंगे जब उसका रजिस्ट्रेशन आपके पास हो, उस संपत्ति के आप मालिक हो, तभी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, इसमें महिलाओं को भी हिस्सा मिलेगा। महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखा गया है, ऐसा अधिकारों को ध्यान में रखा गया है। कैसे? कोई व्यक्ति है, मान लीजिए वो दान कर देता है, और वहां उस घर की जो महिलाएं हैं उनको कुछ मिलता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चला, तो महिलाएं को जो भरण पोषण होगा कैसे चलेगा? तो अब कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। अगर कोई करता है दान, तो उससे पहले महिलाओं के अधिकारों को, जो भी उनका हिस्सा होगा, उसको निकालना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। और क्या किया गया है, इसके लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। क्या होते हैं? इसके प्रबंधन के लिए सरकार ने वक्फ बोर्ड बनाए हैं। 2 स्तर पर होते हैं, एक राज्य वक्फ बोर्ड होता है स्टेट का, एक होता है केंद्र का। केंद्र वाले को बोलते हैं सेंट्रल वक्फ बोर्ड, स्टेट वाले को बोलते हैं स्टेट वक्फ बोर्ड या राज्य वक्फ। हर राज्य में होते हैं स्टेट वाले, सेंट्रल वाला तो एक ही होता है। तो इन दोनों ही में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है, पहले महिलाएं नहीं थी। इसमें वक्फ बोर्ड जो होते हैं, इसमें मेंबर्स होते हैं, संख्या होती है अलग अलग, तो उसमें महिलाओं की भी संख्या, महिलाओं को भी शामिल किया गया है। प्लस आदिवासी क्षेत्रों की जो संपत्ति है वह दान नहीं हो सकती। आदिवासी क्षेत्रों की संपत्ति कोई दान नहीं कर सकता या वक्फ नहीं बना सकता उसको। ठीक, ये हो गया आपका वक्फ के बारे में। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। न्यूज में क्यों है? क्योंकि दिल्ली को शामिल किया गया है। तो ये शुरू हुई थी 2018 में, हमें ये पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, ये किस चीज का योजना है? ये मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस, चिकित्सा बीमा है। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस में भी कौन सा? जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के लिए। ये याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेवाओं के लिए। इसका मतलब ये होता है जो सर्जरी होती है उसकी बात कर रहे हैं, एक शब्द में अगर समझें तो जो गंभीर इलाज हो, बीमारियां हो जाती है उसके इलाज के लिए, जहां पर आईसीयू में रखना पड़ता है, वो सारी बीमारी आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो मेडिकल इंश्योरेंस है और सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है, सरकार द्वारा मुफ्त में, फ्री में है। किसको उपलब्ध करवाया जा रहा है? गरीब वर्ग को, गरीब और वंचित। बीमा है तो कितने का बीमा है जो आपको पता होना चाहिए? तो 5 लाख का। तो 5 लाख का पूरे परिवार को है कि एक व्यक्ति को है? तो ये 5 लाख का बीमा पूरे परिवार के लिए होता है। मतलब परिवार में अगर 5 लोग हैं या 10 लोग हैं तो उस पूरे परिवार को 5 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन कब तक के लिए? ये वार्षिक। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये परिवार मान लीजिए है 5 लोगों का, ठीक है, तो एक साल में 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हैं। अगले साल फिर 5 लाख आ जाएंगे इनके खाते में कि 5 लाख का और इलाज करवा लीजिए। तो ये है आयुष्मान भारत योजना। तो दिल्ली में लागू की गई है, पूरे देश में ही लागू है, लेकिन जैसे दिल्ली है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, विरोध कर रहे थे, इसलिए न्यूज में कि दिल्ली ने भी लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट है विश्व स्मृति रजिस्टर। विश्व स्मृति रजिस्टर ये कौन बनाता है? किसका रजिस्टर है ये यूनेस्को का रजिस्टर है। यूनेस्को जानते हैं आप लोग क्या है? UNESCO, फुल फॉर्म UN फॉर यूनाइटेड नेशंस, ये तो जानते ही हैं। तो इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, आगे याद करने वाला है। ESC में एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया यूनेस्को का फुल फॉर्म। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है। स्थापना हुई थी 45 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। यूनेस्को में 100 और पेरिस, ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ये स्मृति रजिस्टर बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? किस चीज को याद रखना है? तो जो हमारी संस्कृति है, दस्तावेजों को, संस्कृति जो, चाहे हमारी बुक्स हैं, पुरानी किताबें हैं, कल्चर्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो बेसिकली यहाँ पर जो है केंद्र में दस्तावेजों को लेकर के, डॉक्यूमेंट हेरिटेज को। दस्तावेजी विरासतों को सुरक्षित करना या संरक्षण करना,
डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली, डॉक्यूमेंट्स का मतलब बुक्स वगैरह जैसे होती हैं, जो हमारी हेरिटेज बुक्स हैं, जैसे कि गीता है, महाभारत है, तो इसमें ऐसी चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। तो अभी शामिल किया गया है इसमें 2 भारतीय बुक्स को शामिल किया गया है। ये याद रखना है आपको, किसको शामिल किया गया है। तो एक भागवत गीता को, और दूसरा नाट्यशास्त्र को। तो इनको क्या करेंगे, इनको स्कैन करके रख दिया जाएगा, ताकि जिसको काम करना है, समझना है, पूरे विश्व के लोग इसको पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। नाट्यशास्त्र किसका लेखक कौन है, इसके लेखक हैं भरत मुनि, और भगवत गीता का वेद व्यास। तो महाभारत जो है उसका अंतिम भाग जो है वो गीता है, भगवत गीता। विश्व स्मृति रजिस्टर, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। तो ये हो गया विश्व स्मृति रजिस्टर। यह एक रजिस्टर है जो दस्तावेजी विरासतों को सुरक्षित रखने का काम करता है, जिसे यूनेस्को द्वारा चलाया गया है। इसमें 2 चीजें हमारी शामिल की गई हैं, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को। और इसके साथ ही कुल दस्तावेज कितने हो गए हैं जो भारत के शामिल हुए हैं, कुल भारतीय दस्तावेज हो गए हैं 14। तो ये हो गया विश्व स्मृति रजिस्टर। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल के संदर्भ में निर्णय। राज्यपाल के संबंध में निर्णय, जो कौन सा केस था, तमिलनाडु का, उसी पर चर्चा होनी है। तो इस निर्णय में क्या कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने, मामला तमिलनाडु का था, तो जो आपके लिए जरूरी है वो हम चर्चा करते हैं यहाँ पर आज। तो राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसको सीमित किया गया है। तो आपको राज्यपाल की शक्ति पता होना चाहिए, कौन कौन सी शक्ति हैं जो इस निर्णय के संदर्भ में जरूरी है। तो 2 अनुच्छेद इनसे जुड़े हुए, अनुच्छेद 200 और 201। अनुच्छेद जो 200 है ये जुड़ा हुआ है राज्यपाल से, और 201 है राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 200 के तहत होता क्या है, जब कोई बिल, विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उसके पास कितने विकल्प होते हैं, या तो वह उस पर सहमति दे दे, और सहमति देगे तो कानून बन जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, इतने में तो कोई इशू ही नहीं था। इशू यहाँ पर आता है जब वो सहमति नहीं देता है, जिसको बोलते हैं विदहोल्डिंग असेंट, इंग्लिश में विदहोल्डिंग असेंट। तीसरा विकल्प क्या होता है कि वो कोई कार्रवाई ना करे, बिल पड़ा रहे उसके पास। तीसरा होता है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित। तो यहीं पर इसका विवाद था। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है उसमें यहाँ पर कोई समय सीमा तय नहीं थी संविधान में, राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। किस संदर्भ में, कि कब तक वह किसी बिल पर निर्णय देगा। तो ये समय सीमा 3 माह की तय कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने इसी निर्णय में, और राष्ट्रपति के लिए भी यही समय सीमा तय कर दी है। राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय हो गई है 3 माह। इस मामले में क्योंकि जब राज्यपाल कोई बिल आरक्षित करेगा राष्ट्रपति के लिए, तो वह अब यहां से शुरू हो जाएगा अनुच्छेद 201, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति भी 3 माह के अंदर उस पर कार्रवाई करेगा, चाहे सहमति दे, चाहे असहमत करे या वापस कर दे, लेकिन उसे कार्रवाई 3 माह के अंदर करना होगा। इसी मामले में जो महत्वपूर्ण एक और बात ये भी हुई, 10 जो बिल थे तमिलनाडु सरकार के, जो राज्यपाल ने कुछ उस पर सहमति नहीं दी थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड असेंट कर दिया था, मतलब उन्हें पारित हुआ माना जाएगा। और ये करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग किया, जिसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 142 में, जिसमें क्या है? पूर्ण न्याय का सिद्धांत है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पूर्ण न्याय के लिए। ठीक है, तो ये इसमें तय किया गया था। तो ये जो तय हुआ, समय सीमा जो तय कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसका अभी का डेवलपमेंट क्या हुआ इसमें, इसी को लेकर राष्ट्रपति ने क्या किया है? राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से, ये अभी लेटेस्ट का न्यूज है, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी है इसी मामले पर। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143 में। हमें याद रखनी है, इसे बोलते हैं राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति। इसी मामले में मांगी है। क्या क्या पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति महोदय ने? तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए समय सीमा तय कर सकता है? समय सीमा तय कर सकता है, ऐसे ही 15-16 सवाल पूछे हैं, उसमें से एक ये है। तो इसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अभी 1-2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है। यहाँ एक बात याद रखना है हमें, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, दे सकती है, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। दूसरी बात, जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, लेकिन इसकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, क्योंकि सलाह है। ठीक है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। प्लस एक बात आपको याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट जब ऐसी सलाह देगा तो कौन देगा? 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ही ऐसा सलाह देगी। कम से कम इतने होने चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? 40, तमिलनाडु सरकार के द्वारा समिति का गठन किया गया है। द्वारा कमेटी, किस संदर्भ में? सेंटर स्टेट रिलेशन को संदर्भ में, केंद्र राज्य संबंधों पर।
समिति जो बनी है वो कितने मेंबर है उसमें? 3। हमें यहाँ कम से कम अध्यक्ष याद रखना है एटलीस्ट। अध्यक्ष है कुरियन जोसेफ। कुरियन जोसेफ। इसके अलावा भी जो बनी है कमेटी सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर, उनके बारे में हमें पता हो क्योंकि मैचिंग के लिए बहुत पूछा जाता है। इस पर जो कमेटी बनी है, एक तो राजमन्नार आयोग पूछा जाता है कभी कभी, ये बना था 1969 में, बनाया था तमिलनाडु ने ही। इसके बाद बना सरकारी आयोग, ये खूब न्यूज में रहता है, पूछा भी खूब जाता है इसमें से। ये 1983 में इंदिरा गांधी ने बनाया था और इसके चेयरमैन थे रंजीत सिंह सरकारिया। एक बार तो शायद नाम भी पूछ लिया गया है, रंजीत या रणजीत करके आता है नाम। रणजीत सिंह सरकारिया, ये इसके चेयरमैन थे। और एक आता है पुंछी आयोग, ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन पर है, मैचिंग के लिए आता है, 2007 में था। और चेयरमैन इसके कौन थे? चेयरमैन थे मदन मोहन पुंछी। मदन मोहन पुंछी। ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट है कच्चा तीऊ द्वीप विवाद। हमें ये पता होना चाहिए किसके बीच में डिस्प्यूटेड है ये। तो ये कच्चा तीऊ द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत श्रीलंका के मध्य। कहाँ पर? जो पाक खाड़ी है वहां पर। एक एग्रीमेंट हुआ था 1974 में, किसके बीच में? हम दोनों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत जो कच्चा तीऊ द्वीप था उस पर अधिकार दिया गया था श्रीलंका को। अभी तमिलनाडु सरकार कह रही है कि इसको वापस लिया जाए क्योंकि वहां पर जो मछुआरे हैं उनको पकड़ लेते हैं, भारतीय मछुआरे जो जाते हैं, इसलिए ये न्यूज में है। हमें यहाँ पर इतना पता होना चाहिए कि इस पर अधिकार किसका है, किसका नहीं है। और 1974 में सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। नेक्स्ट है राफेल एम समझौता। काफी न्यूज में रहा राफेल। तो राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट है, एम फॉर मरीन। राफेल एम फॉर मरीन। तो ये लड़ाकू जहाज है, फाइटर एयरक्राफ्ट है। बाकी सारी बातें वही हैं। क्या हम कहाँ से खरीद रहे हैं? फ्रांस से, क्योंकि हमने भी राफेल खरीदे हैं। नॉर्मल राफेल जो थे एयरफोर्स के लिए, वो 36 राफेल हमने खरीदे थे। तो फ्रांस की कंपनी कौन सी? डसाल्ट एविएशन। इससे हमने खरीदने का ये अनुबंध किया है। राफेल एम किसके लिए? एम फॉर मरीन है, तो किसके लिए खरीदेंगे? ये नेवी के लिए खरीदेंगे। और केवल राफेल जो खरीदे थे वो एयरफोर्स के लिए खरीदा गया था। तो कितने खरीदेंगे? 26। 26 रफाल, इंग्लिश में रफाल भी बोलते हैं, रफाल एम खरीदेंगे। इससे हमारी जो कैपेसिटी है वो
बढ़ेगी। अच्छा, भारत के पास अगर हम देखते हैं कि विमान वाहक पोत कितने हैं? विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास 2 हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब जो जहाजों को अपने साथ ले जाते हैं। एक है विक्रांत और एक है विक्रमादित्य। विक्रांत और विक्रमादित्य। INS लगा लेना इसके पहले। INS विक्रांत और विक्रमादित्य। तो ये हमारा घरेलू है, ये हमारा स्वदेशी है। ये हमने रूस से खरीदा है। विमान वाहक पोत क्या होते हैं? बेसिकली देखिए, ये पोत होते हैं। पोत मतलब जहाज जो पानी में चलते हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़े जहाज होते हैं और इन जहाजों पर ये हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, मैं फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसी में पार्क होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे, एक फुटबॉल ग्राउंड के जैसा होता है, कई मंजिला होता है, इसमें पार्क किए जाते हैं और ये पूरा जो जहाज होता है ये वहाँ पर समुद्र में चलता रहता है, जैसे हमारा इंडियन ओशन है। तो कहीं पर भी हमें अगर जरूरत पड़ती है तो ये हमारे जहाज निकलकर वहाँ पर दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं। ये होता है इसका फायदा। नेक्स्ट है 43 चीता। देखिए, टाइगर और चीता 2 अलग-अलग बातें हैं, इसलिए हम यहाँ चीता की चर्चा कर रहे हैं। तो एक चीता प्रोजेक्ट चीता है, शुरू किया गया है प्रोजेक्ट चीता। कहाँ शुरू किया गया? भारत में। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीता लाए जाएं। साउथ अफ्रीका प्लस नामीबिया, यहाँ से चीता को लाकर भारत में बसाना। बसाना भारत में। तो कहाँ? इसके लिए स्पेस तय किया गया था कूनो नेशनल पार्क। आपको याद रखना है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? ये है MP में, ठीक। प्रोजेक्ट चीता क्यों चलाया गया? क्योंकि भारत में चीता क्या है? विलुप्त है। चीता विलुप्त हो चुके हैं, 1953 से ही विलुप्त है। इसलिए इसको शुरू किया गया ताकि भारत में चीतों का संरक्षण किया जा सके। जो टाइगर है उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, नोट में याद रख लेंगे, कंफ्यूजन नहीं करना है। उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर हम चला रहे हैं 1973 में। टी फॉर टाइगर, टी फॉर 3, 1973 से। अच्छा, ये जो आता है इसके लिए एक बुक आती है, बहुत न्यूज में रहती है, रेड डेटा बुक। ये क्या होती है? ये होती है, किससे संबंधित है? जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनकी ये बुक होती है। इंडेंजर्ड स्पीसीज की बुक है ये, उनके नाम होते हैं। इंडेंजर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? देख लीजिए आप लोग जो बोलते हो, तो उनकी बुक होती है इसमें। अच्छा, जो फ्लोरा और फाना दोनों होते हैं इसमें, मतलब फ्लोरा एंड फाना। फाना का मतलब होता है ये जंगली जानवर जो होते हैं, जीव, जानवर, जानवरी नहीं हुआ, जानवर। और ये फ्लोरा का मतलब फ्लावर, पेड़ पौधे। इन दोनों की सूची इसमें होती है, किसमें? रेड डेटा बुक में। और इसे पब्लिश कौन करता है?
पब्लिश्ड बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और ये क्या है? एक एनजीओ है बेसिकली, अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है जो ये डेटा बुक पब्लिश करता है, रेड डेटा बुक। इसी में क्लासिफिकेशन किया गया है, एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन क्या किया गया है। जैसे कोई जीव किस कैटेगरी में से एक्सटिंक्ट है, फिर इंडेंजर्ड है मान लीजिए, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होता है इसके बाद कैटेगरी, फिर इंडेंजर्ड है, इसके बाद थ्रेटेंड है, देयर आफ्टर वल्नरेबल है। वल्नरेबल है ये। इसमें इंडेंजर्ड में दो कैटेगरी इन्होंने बना रखी है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड और नॉर्मल इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड से पहले आ जाएगी यहाँ पर इस स्तर पर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। तो ये कैटेगरी इन्होंने बनाई हुई है, इसी के हिसाब से पब्लिकेशन होता है। नेक्स्ट है वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज, ब्रिज का मतलब हो गया पुल, सी लगा हुआ तो सी ब्रिज हो गया, समुद्री पुल है। वर्टिकल लिफ्ट होता है ऊपर की ओर उठने वाला है, वर्टिकल। तो ये पहला पुल कहाँ बना है, उद्घाटन हुआ है पंबन द्वीप पर। वहां स्थित है पंबन द्वीप पर रामेश्वरम। से किसको करेक्ट करेगा? मंडपम को। तो ये वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है पंबन द्वीप से मंडपम के बीच में, और ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज मतलब पूरा का पूरा पुल ऊपर उठ सकता है और नीचे आ सकता है। आप लोगों ने जो पुल देखे हैं अब तक उसी की बात में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है PSLV C61। इसका जो लॉन्चिंग था वो फेल हो गया है। मतलब सफल नहीं हो पाया है। PSLV क्या है? रॉकेट है हमारा। इसके द्वारा हम लॉन्च कर रहे थे किस उपग्रह को? EOS-09। ये सैटेलाइट था, इसी को लॉन्च किया जा रहा था PSLV C61 से, लेकिन ये फेल हो गया। नाम इसका क्या है? जैसे EOS, E फॉर अर्थ, O फॉर ऑब्जर्वेशन, S फॉर सैटेलाइट, भू अवलोकन उपग्रह। तो पृथ्वी को अवलोकन करने के लिए डाला जा रहा था, इस उपग्रह को लॉन्च किया जा रहा था, जो कि फेल हो गया है। और इसको कौन सी ऑर्बिट में स्टैब्लिश करना था? SSPO, सन सिंक्रोनस सोलर ऑर्बिट में। लॉन्चिंग कहाँ से होगी? हरकोटा से हुई होगी एज यूजुअल। तो बाकी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा कोई यहाँ मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्या है? जो है खेलो इंडिया गेम, इनका विस्तार किया गया है। विस्तार मतलब और कई क्षेत्रों में खेल शुरू किए जाएंगे, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम,
ये कहाँ हुआ? 2025 का बिहार में। खेलो इंडिया पैरा गेम। पैरा का मतलब जो विकलांग लोग होते हैं उनका जो गेम होता है उसको बोलते हैं पैरा गेम। ये कहाँ हुआ 2025 का? दिल्ली में। ऐसे ही शुरू किया जाएगा खेलो इंडिया बीच गेम, स्वदेशी गेम, ये सब है जो अभी मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। सरिया कोर्ट और काजी की अदालतें। सरिया कोर्ट एंड काजी अदालतें। सरिया कोर्ट और काजी अदालतें दोनों एक किससे संबंधित हैं? ये इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई है। इनके द्वारा निर्णय दिए जाते हैं, लेकिन ये जो निर्णय है ये बाध्यकारी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। मतलब कोई मानने के लिए बाध्य नहीं है कि हाँ भाई इनको मानना ही पड़ेगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो नहीं मानना चाहता, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जाएगा और अपना केस लड़के वो देखेगा कैसे वहां पर निर्णय आता है। क्योंकि देश में सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। नेक्स्ट क्या है? INSV कौंडिन्य। ये क्या है? इंडियन नेवल शिपिंग वेसल कौंडिन्य। जहाज है किसके लिए? नौसेना के लिए। खास बात क्या है? इसका जो डिजाइन है वो इसके लिए खास बनाता है इसको। जो अजंता की चित्रकारी है, अजंता एलोरा की गुफाएं आप लोग जानते होंगे, उससे प्रेरित है, अजंता की चित्रकारी से। और इसका जो नाम है कौंडिन्य, ये पहला यात्री था साउथ ईस्ट एशिया जाने वाला, पहला भारतीय यात्री। कहाँ का? साउथ ईस्ट एशिया के लिए। उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, INSV कौंडिन्य। इसका एक गुण तो हो गया अजंता की चित्रकारी, और दूसरा गुण है ये इसका जो पाल है वो सिल कर बनाया गया हुआ है, सिला हुआ पाल है। पाल वो जो कपड़ा होता है, पुराने जहाज आपने मूवी वगैरह में देखे होंगे, जो चंद्रगुप्त के समय सीरस वगैरह में, तो वहाँ जो कपड़ा ऊपर लगा होता है बड़ा सा जिससे दिशा देते हैं, उसी को पाल बोलते हैं। तो सिला हुआ पाल, जैसे कि ये मान लीजिए कि आपका जहाज है, तो उस पे ऐसे सब लगे होते हैं ना जो डंडे के साथ में लगे होते हैं, ये पाल होता है, तो इसको सिल के बनाया गया है। तो ये जाएगा गुजरात से ओमान तक की यात्रा करेगा। गुजरात से ओमान की यात्रा। नेक्स्ट क्या है? अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। कितने रेलवे स्टेशन? 103। ये क्या है? एक योजना चलाए रहे हैं, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना कब से चल रही है? 18 से। उद्देश्य
रेलवे अवसंरचना का विकास। ताकि रेलवे का आधुनिकीकरण हो सके। रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं हो, पानी पीने की, रेस्ट रूम की, वाईफाई, इसके लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्या है? न्यायिक सेवा के लिए, न्यायिक सेवा में सुधार किए गए हैं कुछ। न्यायिक सेवा के लिए 3 साल की वकालत अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। तो क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? आदेश दिया है कि जो लोग जुडिशियल सर्विस में जाना चाहते हैं उनके लिए 3 साल की वकालत 3 साल की वकालत अनिवार्य है। मतलब जिन लोगों ने एलएलबी कर ली है उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद 3 साल की वकालत करना होगा। इसके बाद अगर कोई चाहता है तो पीसीएसजे का एग्जाम दे पाएगा या एचजीएस का एग्जाम होता है, हायर जुडिशियल सर्विसेज का, तब कोई न्यायिक अधिकारी बन पाएगा, डीजे बन पाएगा या सिविल जज जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन बन पाएगा। ठीक है, तो ये मैंडेटरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। विदेशी विश्वविद्यालय खोलने के लिए आदेश। विदेशी विश्वविद्यालय खोलने का आदेश। 5 विश्वविद्यालयों को अनुमति मिली। तो भारत में जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपस खुलेंगे, जिसमें से एक यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका का है। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ये ब्रिटेन का है। इसके अलावा विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, ऑस्ट्रेलिया की। तो ये अनुमति 3 महत्वपूर्ण है जिनको अनुमति मिली है, बाकी धीरे धीरे अन्य विश्वविद्यालयों को भी अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति निकेतन। नया नाम दिया गया है इसको। ये कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून में। पहले इसे राष्ट्रपति आसियाना कहते थे। राष्ट्रपति आसियाना। तो इसे पर्यटकों के लिए खोला गया है अभी से। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। इन यूपी, स्पेशल रेफरेंस यूपी का है, तो हो जाएंगे 4। नया बनने जा रहा है गोरखपुर में, और इससे पहले है एक, तो आप जानते हैं ग्रीन पार्क, ये कानपुर में है। दूसरा है इकाना स्टेडियम जो लखनऊ में है, और तीसरा कहाँ है? अंडर कंस्ट्रक्शन है बनारस में।
वाराणसी में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गंगा एक्सप्रेसवे। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने अभ्यास किया गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर। कहाँ पर? गंगा एक्सप्रेसवे में, शाहजहांपुर में। गंगा एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स ने अभ्यास किया है। इंडियन एयरफोर्स ने अभ्यास किया ताकि जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में रनवे के रूप में गंगा एक्सप्रेसवे का उपयोग किया जा सके। तो यहीं से फिनिश करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।